हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 4 दिनों से हम लगातार भारत देश के राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम बिहार राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले तो मैप में देखिए, ये रहा बिहार राज्य, जिसके अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश या बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर यहाँ झारखंड राज्य का गठन किया गया है और यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, यानी कि 3 राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है बिहार राज्य। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर झारखंड और यहाँ पर वेस्ट बंगाल। और बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो यहाँ पर नेपाल देश स्थित है उत्तर में। ओके, और बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल गया और बोध गया की बात करते हैं। ए इमेज में देखिए भगवान बुद्ध की दोस्तों बहुत ऊंची प्रतिमा। ओके, तो गया हिंदुओं का एक मुख्य तीर्थ स्थल है। क्या? यह गया हिंदुओं का एक मुख्य तीर्थ स्थल है। फल्गु नदी के किनारे स्थित विष्णुपद का मंदिर, ब्रह्माजुनी हिल संग्रहालय, बराबर गुफाएं, सूर्य मंदिर आदि यहाँ के मुख्य आकर्षण है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि गया हिंदुओं का एक मुख्य तीर्थ स्थल है। फल्गु नदी के किनारे स्थित विष्णुपद का मंदिर, ब्रह्माजुनी हिल संग्रहालय, बराबर गुफाएं, सूर्य मंदिर आदि यहाँ के मुख्य आकर्षण है। और देव सूर्य मंदिर, जिसे दोस्तों देवार्क सूर्य मंदिर भी कहा जाता है और केवल देवार्क के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों एक सन टेम्पल जो बिहार राज्य में गया के आसपास स्थित है, जिसे देव सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, देवार्क सूर्य मंदिर भी कहा जाता है और केवल देवार्क के नाम से भी प्रसिद्ध है। और यह भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो देवता सूर्य को समर्पित है। और यह सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। क्या दोस्तों? यह मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। और यहाँ जब सन टेम्पल की बात आती है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत के और किन किन राज्यों में सन टेम्पल है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यह नया फैक्ट भी याद रख लो कि देव सूर्य मंदिर, जिसे देवार्क सूर्य मंदिर भी कहा जाता है और केवल देवार्क के नाम से भी प्रसिद्ध है, और यह भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो देवता सूर्य को समर्पित है। और यह सूर्य मंदिर की एक खास बात है कि अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर इसका जो प्रवेश द्वार है वो पश्चिमाभिमुख है। ओके, और जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनको बेस बनाते हुए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप गैस कीजिए सही आंसर क्या होगा। बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? यह फल्गु नदी के किनारे स्थित है। फल्गु नदी भी कहा जाता है, फाल्गु नदी भी बहुत से दोस्तों ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। ओके, निम्न में से किस राज्य में सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है? दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कि किस राज्य में सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है? तो हमने किस राज्य की बात की? बिहार राज्य की बात की। और बिहार राज्य में कहां पर स्थित है वो भी मैंने आपको बता दिया। कहां पर? बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर यह सन टेम्पल स्थित है। ओके, आगे बात करें तो बोध गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। कहां पर? बोध गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बोधि पेड़ के नीचे दोस्तों उन्होंने कठोर तपस्या की थी और बाद में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो बोधि पेड़, महाबौद्ध मंदिर और 25 मीटर ऊंची भगवान की बुद्ध की मूर्ति। ये देखिए 25 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति, संग्रहालय, कमल तालाब, वज्रासन, रत्नागर आदि यहाँ के मुख्य आकर्षण है। एक बार फिर से देख लो कि बोध गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बोधि पेड़, महाबौद्ध मंदिर, 25 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की ये मूर्ति, संग्रहालय, कमल तालाब, वज्रासन, रत्नागर आदि यहाँ के मुख्य आकर्षण है। चलिए आंसर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? चलिए बताइए, भगवान बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था?
उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। कहां पर? बोध गया में। सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों बिहार के एक और महत्वपूर्ण स्थल नालंदा की बात करें तो नालंदा दोस्तों प्राचीन विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी थी और देश विदेश से यहां स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। तो नालंदा गौरवमय अतीत से मंडित है। क्या? ये नालंदा गौरवमय अतीत से मंडित है। बौद्ध धर्म, दर्शन, इतिहास, न्याय आदि शास्त्रों की ऊंची से ऊंची पढ़ाई यहां होती थी। दोस्तों पूरे विश्व में यह सभी विषय की ऊंचे से ऊंची पढ़ाई यहां पर होती थी। कौन कौन से सब्जेक्ट है? एक तो बौद्ध धर्म, दर्शन, इतिहास, न्याय आदि शास्त्रों की ऊंची से ऊंची पढ़ाई यहां पर नालंदा में होती थी। 5वीं सदी में नालंदा महाविद्यालय की स्थापना हुई। कब? 5वीं शताब्दी में नालंदा महाविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा महाविद्यालय पुरातत्व केंद्र, पुरातत्व संग्रहालय, ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल, दोस्तों यह एक चीनी यात्री था, ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल, और सूरजपुर, बारागौन, राजगीर, पावापुरी आदि प्रमुख दर्शनीय स्थान है। एक बार फिर से देख लो कि नालंदा गौरवमय अतीत से मंडित है। बौद्ध धर्म, दर्शन, इतिहास, न्याय आदि शास्त्रों की ऊंची से ऊंची पढ़ाई यहां पर होती थी और 5वीं सदी में नालंदा महाविद्यालय की स्थापना हुई। ये इमेज में देखिए। और नालंदा महाविद्यालय पुरातत्व केंद्र, पुरातत्व संग्रहालय, ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल, सूरजपुर, बारागौन, राजगीर, पावापुरी आदि प्रमुख दर्शनीय स्थान है यह नालंदा के। चलिए आंसर दीजिए। नालंदा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? नालंदा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 5वीं सदी में हुई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों बिहार के एक और महत्वपूर्ण स्थान वैशाली की बात करें। वैशाली लिच्छवी शासकों की राजधानी थी। क्या? ये इमेज में देखिए, वैशाली लिच्छवी शासकों की राजधानी थी। दोस्तों हिस्ट्री से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैशाली किस वंश के शासकों की राजधानी थी? तो लिच्छवी वंश के शासकों की राजधानी थी यह वैशाली। भगवान बुद्ध यहां 3 बार आए। कहां पर? वैशाली में भगवान बुद्ध 3 बार आए। और जैन धर्म के महान प्रवर्तक वर्धमान महावीर का जन्म इसी नगरी में हुआ था। यह फैक्ट आईएमपी है कि वर्धमान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? वैशाली में। और अशोक स्तंभ, ये देखिए अशोक स्तंभ, शांति स्तूप, विशाल का गढ़, कोरोनेशन टैंक, कुंडपुर आदि यहाँ के मुख्य आकर्षण है। एक बार फिर से देख लो कि वैशाली लिच्छवी शासकों की राजधानी थी। भगवान बुद्ध यहाँ 3 बार आए थे। जैन धर्म के महान प्रवर्तक वर्धमान महावीर का जन्म इसी नगरी में हुआ था। अशोक स्तंभ, शांति स्तूप, विशाल का गढ़, कोरोनेशन टैंक, कुंडपुर आदि यहाँ के मुख्य आकर्षण है। चलिए आंसर दीजिए। वैशाली निम्न में से किस शासकों की राजधानी थी? किस शासकों की राजधानी थी? आपने बिल्कुल सही गैस किया, वैशाली लिच्छवी शासकों की राजधानी थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आंसर दीजिए। वर्धमान महावीर का जन्म कहां हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म कहां हुआ था? कहां पर हुआ था? वैशाली में। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बात करें तो चंपा 16 महाजनपदों में से अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। दोस्तों कक्षा 6 में सोशल साइंस में यह महाजनपद के बारे में पढ़ने को आता है। तो यहां एक 16 महाजनपदों में से एक जिसकी राजधानी चंपा थी इसका जिक्र किया गया है। और यहां मैप में देख सकते हैं कि भारत के 16 महाजनपद, देखो 16 महाजनपदों में से अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वासुदेव का जन्म यहीं हुआ था। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थकर कौन थे? वासुदेव। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वासुदेव का जन्म कहां पर हुआ था? चंपा में हुआ था। और वर्तमान में यह नगर भागलपुर, दोस्तों चंपा वर्तमान में क्या नाम है? भागलपुर है, जो बिहार राज्य में स्थित है। तो यह चंपा भागलपुर के नाम से वर्तमान समय में प्रसिद्ध है। और यहां अनेक बौद्ध विहार, स्तूप तथा मठ स्थित है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि 16 महाजनपदों में से अंग महाजनपद की राजधानी यह चंपा थी। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वासुदेव का जन्म कहां पर हुआ था? चंपा में। वर्तमान में यह नगर किस नाम से प्रसिद्ध है? भागलपुर नाम से। और यहां अनेक बौद्ध विहार, स्तूप तथा मठ स्थित है।
चलिए आंसर दीजिए। निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो हमने किसका जिक्र किया? अंग नामक जो महाजनपद था जिसकी राजधानी यह चंपा थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वासुदेव का जन्म कहां हुआ था? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो, कि जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वासुदेव का जन्म कहां पर हुआ था? तो हमने किसका जिक्र किया? चंपा में हुआ था। और चंपा का वर्तमान नाम क्या है? भागलपुर नाम है। क्लियर। राजगीर की बात करें तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध यह स्थल बिहार में स्थित है। क्या? यह राजगीर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है और यह भी बिहार में स्थित है। प्राचीन काल में यह नगर राजगृह तथा गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। राजगीर के दोस्तों प्राचीन काल में दो नाम थे, एक तो राजगृह, दूसरा गिरिव्रज। ओके। और प्राचीन काल में यह मगध की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। यहां से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन निकल सकता है कि प्राचीन काल में मगध की कैपिटल कौन सी थी? तो हमारा आंसर होना चाहिए राजगीर। दो नाम भी याद रख लिए, राजगृह, गिरिव्रज। ओके। और यहाँ के प्रसिद्ध स्थलों में सप्तपर्णी, मखदुम कुंड, जरासंध अखाड़ा, वेणुवन, करंद सरोवर आदि प्रमुख है। एक बार फिर से देख लो कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध यह स्थल बिहार में स्थित है। प्राचीन काल में यह नगर राजगृह तथा गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में यह मगध की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था राजगीर। और यहां प्रसिद्ध स्थलों में सप्तपर्णी, मखदुम कुंड, जरासंध अखाड़ा, वेणुवन, करंद सरोवर आदि प्रमुख है। आंसर दीजिए। प्राचीन काल में मगध की राजधानी के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध था? प्राचीन काल में मगध की राजधानी के रूप में राजगीर प्रसिद्ध था। सही आंसर है ऑप्शन बी। और पावापुरी की बात करें दोस्तों, पावापुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है क्योंकि भगवान महावीर का निर्वाण दोस्तों यहां पर हुआ था पावापुरी में। तो बिहार राज्य के नालंदा शहर से कुछ दूरी पर स्थित है और यहां भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहां पर? यहां पावापुरी में भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और यहां झील के बीच में एक जल मंदिर है और यहां के दर्शनीय स्थल मणियार मठ, वेणुवन, श्वेत मंदिर आदि है। एक बार फिर से देख लो कि बिहार राज्य के नालंदा शहर से कुछ दूरी पर यह पावापुरी स्थित है और यहां भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहां झील के बीचों बीच एक जल मंदिर है और यहां के दर्शनीय स्थल में मणियार मठ, वेणुवन, श्वेत मंदिर आदि देखने लायक है। चलिए आंसर दीजिए। भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ओके। और जन्म कहां हुआ था जिसकी भी हमने बात कर ली। क्लियर। और बिहार शरीफ की बात करें, बिहार राज्य में स्थित यह स्थल मुस्लिम धर्म एवं संस्कृति के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में माना जाता है। यह इस्लाम धर्म के लोगों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा स्थल? बिहार शरीफ इस्लाम धर्म के लोगों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर मलिक इब्राहिम पथिया का मकबरा स्थित है। कहां पर? बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम पथिया का मकबरा स्थित है। और प्रसिद्ध सूफी संत पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा भी यहां पर स्थित है। एक बार फिर से देख लो कि बिहार राज्य में स्थित यह स्थल मुस्लिम धर्म एवं संस्कृति के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में माना जाता है। यह इस्लाम धर्म के लोगों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहां पर मलिक इब्राहिम पथिया का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा भी बिहार शरीफ में स्थित है। चलिए आंसर दीजिए। प्रसिद्ध सूफी संत पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा कहां स्थित है? तो हमने किसकी बात की? बिहार शरीफ में एक सूफी संत पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा स्थित है और यहां पर इमेज में देख सकते हैं। आगे बात करें तो पाटलिपुत्र दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, याद रख लो। यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में कि भारत का प्राचीन नगर जो मौर्य, शुंग तथा गुप्त राजाओं की राजधानी के रूप में रहा, वर्तमान में यह पटना के नाम से विख्यात है। दोस्तों पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना के नाम से विख्यात है और पाटलिपुत्र मौर्य, शुंग और गुप्त राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। राजा अजातशत्रु ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था तथा उसके पुत्र अथवा पौत्र उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था।
प्राचीन काल में यह नगर पुष्पपुरी अथवा कुसुमपुर अर्थात फूलों के शहर के नाम से जाना जाता था। यह ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रख लेनी चाहिए कि भारत का प्राचीन नगर जो मौर्य, शुंग तथा गुप्त राजाओं की राजधानी के रूप में रहा, लेकिन वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम क्या है? पटना। और राजा अजातशत्रु ने यहां एक किले का निर्माण करवाया था और ऐसा माना जाता है कि राजा अजातशत्रु के पुत्र या तो पौत्र उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। और प्राचीन काल में दोस्तों यह पाटलिपुत्र पुष्पपुरी या तो कुसुमपुर के नाम से जानी जाती थी। चलिए आंसर दीजिए, पाटलिपुत्र निम्न में से किस वंश के राजाओं की राजधानी के रूप में रहा था? तो सही आंसर है यह पाटलिपुत्र मौर्य वंश के राजाओं की राजधानी भी थी, शुंग वंश के राजाओं की भी राजधानी थी और गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी भी थी पाटलिपुत्र। तो हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्लियर? और पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए कि राजा अजातशत्रु के पुत्र या तो पौत्र उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। पाटलिपुत्र का प्राचीन काल में क्या नाम था? पुष्पपुरी अथवा कुसुमपुर, जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है फूलों के शहर का, यह फूलों का शहर था। और दोस्तों पाटलिपुत्र के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो जिसका संबंध सम्राट अशोक से भी है। सम्राट अशोक ने संत की कुटिया रूपी पहाड़ी बनवाई थी। क्या सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में संत की कुटिया रूपी पहाड़ी बनवाई थी? और इसके साथ ही यहां 5 पहाड़ियों का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। और यहां स्थित गोल घर को राज्य सरकार अन्नगार के रूप में इस्तेमाल करती थी। और यहां मौर्य काल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। मौर्य काल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। एक बार फिर से देख लो, सम्राट अशोक ने संत की कुटिया रूपी पहाड़ी बनवाई थी। इसके साथ ही यहां 5 पहाड़ियों का निर्माण भी सम्राट अशोक ने ही कराया था। और यहां स्थित गोल घर को राज्य सरकार अन्नगार के रूप में इस्तेमाल करती थी। और यहां मौर्य काल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और प्रथम जैन संगीति का आयोजन भी यहां पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में। और वर्तमान में इस नगर के अवशेष पटना के समीप बुलंदी बाग में मिले हैं। और गांधी मैदान, सदाकत आश्रम, नया प्लेनेटोरियम, हर मंदिर, कलाघर, पत्थर की मस्जिद, शेरशाह मस्जिद, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी आदि यहाँ के अन्य आकर्षण है। ओके, पाटलिपुत्र बोले तो पटना। क्लियर? चलिए आंसर दीजिए, मौर्य काल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? मौर्य काल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहां हुआ था? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर होना चाहिए पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। औदंतपुरी की बात करें दोस्तों, नालंदा, तक्षशिला जैसी एक फेमस यह यूनिवर्सिटी थी। क्या? यह एक विद्यापीठ थी। यह नगर बिहार में गया के निकट स्थित था, जो बौद्ध कालीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। और दोस्तों इसका जिक्र हमारे सोशल साइंस नामक जो किताब है, कक्षा 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, वहां पर भी औदंतपुरी का जिक्र किया गया है। ओके, तो यह नगर बिहार में गया के निकट स्थित था, जो बौद्ध कालीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। और पाल सम्राटों ने इसे शिक्षा केंद्र के विकास और संवर्धन में बहुत योगदान दिया था, जो बाद में विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो गया था। और इस विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय भी था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 3 मंजिला एक लाइब्रेरी थी। कहां पर? औदंतपुरी में एक 3 मंजिला लाइब्रेरी थी, जिसमें ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म संबंधी ग्रंथों का विशाल संग्रह था। एक बार फिर से देख लो कि यह नगर बिहार में गया के निकट स्थित था, जो बौद्ध कालीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। पाल सम्राटों ने इसे शिक्षा केंद्र के विकास और संवर्धन में बहुत योगदान दिया था। यह पाल वंश के सम्राटों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो बाद में विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो गया था। और इस विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय भी था। मैंने आपको बताया कि 3 मंजिला लाइब्रेरी थी, और जिसमें ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म संबंधी ग्रंथों का विशाल संग्रह था। चलिए आंसर दीजिए, औदंतपुरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2 सेंटेंस दिए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके,
तो अदंतपुरी यहाँ एक विशाल पुस्तकालय था। बिल्कुल सही बात। शुंग सम्राटों ने इसे शिक्षा केंद्र के विकास और संवर्धन में बहुत योगदान दिया था। यहां कुछ गलत है, क्योंकि शुंग सम्राटों ने नहीं बल्कि पाल सम्राटों ने इसे शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यहां पाल होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस गलत। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 1 नंबर का सेंटेंस सही। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। विक्रमशिला की बात करें, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला बिहार प्रदेश में भागलपुर से लगभग 24 मील दूर पत्थर घाटा नामक स्थान पर स्थित था। विद्वानों का मत है कि यह विश्वविद्यालय अपने समय का तंत्र विद्या का महान केंद्र था। क्या यह विक्रमशिला तंत्र विद्या का महान केंद्र था? 8वीं सदी से 13वीं सदी तक इस विश्वविद्यालय ने दोस्तों एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा कार्य किया था। एक बार फिर से देख लो कि प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला बिहार प्रदेश में भागलपुर से लगभग 24 मील दूर पत्थर घाटा नामक स्थान पर स्थित था। विद्वानों का क्या मत है कि यह विश्वविद्यालय अपने समय का तंत्र विद्या का महान केंद्र था। 8वीं सदी से 13वीं सदी तक इस विश्वविद्यालय में एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा कार्य हुआ था। चलिए आंसर दीजिए, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अपने समय का तंत्र विद्या का महान केंद्र था? तो हमने किसकी बात की? विक्रमशिला की बात की। सही आंसर है ऑप्शन डी। और मनेर की बात करें, बिहार प्रदेश स्थित पटना के समीप मनेर इस्लामिक धर्मस्थल है और यहाँ एक महान सूफी संत पीर हजरत मखादून याहिया मनेरी हुए थे और मनेरी से दोस्तों यहाँ मनेर नाम हुआ। और इनका मकबरा यहीं स्थित है जिसे बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है और उनके शिष्य शाह दौलत का मकबरा छोटी दरगाह के नाम से जाना जाता है, यानी कि बड़ी दरगाह छोटी दरगाह। ओके, तो बिहार प्रदेश स्थित पटना के समीप मनेर इस्लामिक स्थल है और यहाँ एक महान सूफी संत पीर हजरत मखादून याहिया मनेरी हुए थे। इनका मकबरा यहीं मनेर में स्थित है जिसे बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है और उनके शिष्य शाह दौलत का मकबरा छोटी दरगाह के नाम से जाना जाता है। बड़ी दरगाह छोटी दरगाह कहां पर है? मनेर में है। चलिए, बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह के नाम से प्रसिद्ध मकबरा कहां स्थित है? यह मनेर में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बात करें तो सासाराम। सासाराम मध्यकालीन भव्य इमारतों के लिए जाना जाता था। ये देखिए, भव्य इमारतों के लिए जाना जाता था यह सासाराम। शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध किला तथा मकबरा यहीं स्थित है। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध किला और मकबरा कहां स्थित है? सासाराम में स्थित है। और यहां आप देख सकते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा। ओके, और उनके कलाविदों का मत है कि यह मकबरा कला की दृष्टि से ताजमहल से ही समतुल्य है। कहां? यह कला की दृष्टि से ताजमहल के बिल्कुल समतुल्य माना जाता है, सेम टू सेम माना जाता है। और इमेज में ये देखिए, एक बार फिर से देख लो कि सासाराम मध्यकालीन भव्य इमारतों के लिए जाना जाता है। शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध किला तथा मकबरा सासाराम में स्थित है। अनेक कलाविदों का मत है कि यह मकबरा कला की दृष्टि से ताजमहल के ही समतुल्य है। क्लियर? शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध किला तथा मकबरा कहां स्थित है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? सासाराम होगा। क्लियर? यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। और वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।